नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई करने वाले लोग और यूएनओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जुडिशरी की पढ़ाई करने वाले बच्चे और आईएएस या दूसरे जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बाकी भारत के लिए गर्व का विषय है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसके अगले 76वें प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है और उस इलेक्शन में ऐसा कहा गया है कि भारत ने बैटिंग करनी शुरू की करंट के जनरल असेंबली के चेयरमैन के खिलाफ। और करंट के जनरल असेंबली के चेयरमैन अभी तो प्रोसेस में भी नहीं है कि वो चुनाव में एंट्री मारें या वो चुनाव के किसी रोल में हों, यानी कि उनका जाना बिल्कुल तय है। भारत सरकार ने जो बैटिंग करनी शुरू की, उन्होंने दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दोनों ही भारत के पक्ष के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव के फॉरेन सेक्रेटरी थे और दूसरे कैंडिडेट अफगानिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। जो दोनों कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन कैंडिडेटों को चुनाव तो है ही, लेकिन भारत सरकार इसमें फुल टॉस बैटिंग अब्दुल्ला शाहिद पर कर रही है। जलमाई रसूल पर वो कर सकती थी, कोई विरोध नहीं है, ऐसा लोगों का ऐसा कहना है कि दोनों ही कैंडिडेट भारत सरकार ने अपने हिसाब से बैटिंग करके खड़े किए हैं कि अगर बाई चांस अब्दुल्ला शाहिद हार भी जाते हैं तो भी जलमाई रसूल प्रेसिडेंट होंगे। अब्दुल्ला शाहिद के पक्ष में ऐसा कहा गया है कि अगर 193 के 193 सदस्य वोट डालते हैं तो 97 वोट उनको चाहिए होंगे, लेकिन भारत सरकार ने जिस प्रकार से उनके लिए बैटिंग की है तो ये अनुमान है 120 से 130 वोट उनको मिलेंगे। ये भी संभव है कि अगर सही से वोटिंग हो जाए या भारत का जो प्रभाव है वो सही से अगर सामने आ जाए तो 150, 60, 70 और 80 वोट भी मिल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में जिस समय भारत ने अपना कैंडिडेट उतारा था तो 186 वोट हमको मिले थे 193 में से। इसलिए इसमें भारत सरकार चूंकि बैटिंग कर रही है, खुली बैटिंग नहीं कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने इनकी बैटिंग कर रही है। और भारत सरकार की बैटिंग करने का मुख्य उद्देश्य, इनका नाम सामने लाने का भी मुख्य उद्देश्य ये था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो करंट के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ अभी कुछ स्टेटमेंट पीछे दे डाले और वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर विषय पर दिए। जम्मू कश्मीर का विषय जो भारत का इंटरनल मैटर है, जिसमें पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती हमारे क्षेत्र पर कब्जा करके रखा है, जो पाकिस्तान से मुक्त होना है और यूएनओ को भी हमारा साथ देना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनली इस विषय पर लीगली हम साउंड हैं। लेकिन भाई चूंकि जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इस समय हैं, मैं जनरल असेंबली के या यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूं। जनरल असेंबली जो कि 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है यूएनओ की, उस ऑर्गन के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। इस समय उस ऑर्गन के प्रेसिडेंट वोल्कन वोजकीर हैं और वोल्कन वोजकीर टर्की से आते हैं। टर्की के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, यूएनओ में यूरोपियन यूनियन में भी काम करते थे। तो मैं उस दिन भी सोच रहा था क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाला और पाकिस्तान में जाकर ये कह दिया कि जनरल असेंबली में जम्मू कश्मीर का विषय उठाना पाकिस्तान का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। पाकिस्तान को ये विषय लगातार उठाए रहना चाहिए, जनरल असेंबली में इस पर चर्चा करवाते रहना चाहिए। मैं हैरान था कि जनरल असेंबली यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी, कम से कम 4 जनरल सेक्रेटरी ये बोल चुके हैं, बुतरस गाली से लेकर अभी तक ये बिल्कुल साफ कह चुके हैं, चाहे वो कोफी अन्नान साहब हों, चाहे वो बान की मून हों और चाहे आज के प्रेसिडेंट हों, जनरल सेक्रेटरी हों, सभी ने ये कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड देयर इज़ नो डिस्प्यूट इन यूएनओ लाइक इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज कि 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हो गया था जिसके तहत ये बायलैटरल इशू है, भारत पाकिस्तान बैठकर इसको सॉल्व करेगा, इसमें इंटरनेशनल कोई इंटरफेरेंस नहीं है और ये इंटरनेशनल इशू नहीं है।
अब जब जनरल असेंबली जब 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 यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी ऐसा स्टेटमेंट दे चुका हो, और जनरल सेक्रेटरी हम सब जानते हैं यूएनओ का सबसे बड़ा अधिकारी अगर कोई होता है तो वो जनरल सेक्रेटरी यूएनओ का होता है, और वो चार लगातार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो फिर जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? आज जब ये सूचनाएं आई कि चुनाव है तो मुझे लगा कि ये प्रेसिडेंट जा क्यों रहे हैं। थोड़ा स्टोरी में अंदर घुसे तो पता लगा कि ये टर्की से आते हैं, और टर्की के चूंकि एर्डोगन जो स्टेटमेंट दे चुके हैं, और एर्डोगन खुला समर्थन पाकिस्तान को दे चुके हैं। संसार में इस समय पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर विषय पर साथ देने वाला सिर्फ एक कंट्री है, और वो है टर्की। एर्डोगन ने अपनी पॉलिसी बनाई और वो इस्लाम के नाम से ये सब कुछ शुरू किया। तो चूंकि ये जो प्रेसिडेंट हैं वोल्कन वोस्किर, ये टर्की से आते हैं, इसलिए इनके स्टेटमेंट ऐसे आना स्वाभाविक है। लेकिन यूएनओ में, जनरल असेंबली में तो कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है जो बायलैटरल इश्यू हो और वहां पर उठाया जाए, इसलिए वो उठा नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने मोरल सपोर्ट पाकिस्तान का करके भारत को हतप्रत कर दिया। भारत सरकार भी अपने आप में अद्वितीय रोल में है, मोदी सरकार बैठी हुई है, और मोदी की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने आज तक किसी को नहीं बख्शा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मलेशिया ने टर्की के साथ उस समय जम्मू कश्मीर विषय पर स्टेटमेंट दिया था, तो मलेशिया को बिल्कुल पैदल कर दिया, और मलेशिया के जिस लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया था वो लीडर आज की तारीख में मलेशिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से भी बाहर हो चुका है, क्योंकि मलेशिया का पामोलिव ऑयल हमारे पास आता था, और पामोलिव ऑयल वहाँ के एक्सपोर्ट का 53% कंट्रीब्यूट करता है लगभग, या उससे भी ज़्यादा करता है, और उनका पामोलिव ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर कोई था तो भारत ने पामोलिव ऑयल इंपोर्ट करना उनसे बंद कर दिया, और इधर जो एडिबल ऑयल होता था उसकी पॉलिसी चेंज कर दी ताकि भारत में इसकी इंपोर्ट कम हो जाए। नतीजा निकला कि मलेशिया पैदल हो गया। ऐसे ही जिन जिन कंट्रियों ने जम्मू कश्मीर विषय पर पाकिस्तान के लिए जरा सा फेवर भी दिखाया, मोदी सरकार ने उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गड़पछे में लिया जरूर, यानी कि उनको इस प्रकार कहीं कवर किया कि वो सब पैदल होते चले गए। चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, गलवान में उसको भी मुंह की खानी ही पड़ी। तो मुझे लगा कि अब इनका नंबर आ ही गया है, और इनका नंबर वाकई में आ गया, क्योंकि जनरल असेंबली का चुनाव होना था, और जनरल असेंबली के चुनाव में भारत सरकार ने अब्दुल्ला शाहिद की बैटिंग करनी शुरू कर दी थी, और अब्दुल्ला शाहिद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही अब्दुल्ला शाहिद को आगे बढ़ाना शुरू भारत सरकार ने किया, तो फिर टर्की को समझ में आ गया था, और करंट प्रेसिडेंट को समझ में आ गया था कि अब टिकने वाले नहीं हैं। नतीजा निकला कि 21 अप्रैल 2021 को, या शायद 21 अप्रैल 2021 को इन्हीं प्रेसिडेंट ने, करंट प्रेसिडेंट ने 2 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और उनको अवसर दिया। प्रेसिडेंट का चुनाव जब होता है वहाँ, तो प्रेसिडेंट के चुनाव से पहले विजन अपना बताना पड़ता है वहाँ जनरल असेंबली में। तो उस विजन के लिए जो ऑथराइज किया गया, वो 2 लोग ऑथराइज किए गए, दोनों ही भारत के पक्ष के लोग हैं, अब्दुल्ला शाहिद और दूसरे अफगानिस्तान से ज़ल्मय रसूल। लेकिन ज़ल्मय रसूल के फेवर में भारत खड़ा तो हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में खुला पाकिस्तान का विरोध करता है और भारत का सपोर्ट करता है, और यही मालदीव भी करता है। यहाँ तक कि मालदीव ने, आपको याद होगा कि 2019 में जब अगस्त में आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए पर भारत सरकार ने स्टेप लिया था, तो फिर साउथ एशियन नेशंस के स्पीकर्स का या लोकसभा अध्यक्षों का एक सम्मेलन मालदीव की पार्लियामेंट में हो रहा था। पाकिस्तान ने वहाँ अपना राग अलापा और आर्टिकल 370 पर चर्चा की। इस बात को लेकर भारत के रिप्रेजेंटेटिव गए, या भारत के स्पीकर ने विरोध किया। उस विरोध के बाद मालदीव ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर का मामला है, ये भारत का इंटरनल मामला है, ये मंच भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान को मुंह की उल्टी खिलाई थी, ये हम सबको याद होगा। उससे बड़े पहली वो आर्टिकल 35 कैपिटल ए 370 जाने के बाद वो पहली बड़ी बेइज्जती इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की थी, जो मालदीव ने दी थी। और मालदीव का अपना स्वभाव है, मालदीव चूंकि इंडियन ओशन का एक
एक इंटरनेशनल सदस्य है, और इंडियन ओशन में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावी है तो वो भारत है। मालदीव के साथ चाइना ने भी दोस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन मालदीव भारत के पक्ष में खड़ा हमेशा दिखाई दिया, और मालदीव ने चाइना से दोस्तियां नहीं की। हालांकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड था 2004 से लेकर 2014 तक का, जब मालदीव में भी चाइना घुस गया था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद मालदीव जैसे देशों से चाइना का पत्ता भी साफ हो गया, और अब मालदीव जो कि इस्लामिक कंट्री खुद में है, मालदीव खुलकर भारत का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का खुलकर विरोध करता है। यही हाल अफगानिस्तान का भी है, क्योंकि अफगानिस्तान, मालदीव, पाकिस्तान साउथ एशियन नेशंस में अपने आप को मुसलमानों का अगुआ मानता है, और वो ये मानकर चलता है कि ये जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं साउथ एशिया में, ये सब हमारे फॉलोवर बनेंगे और हमको मानेंगे, हम उनके सबके नेता प्रधान। पाकिस्तान के स्वभाव को कौन नहीं जानता, इसलिए ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो मालदीव हो, या मैं कहूँ मॉरिशस, हालांकि मॉरिशस को मैं इस्लामिक कंट्री नहीं कह सकता, चाहे वो इंडोनेशिया जैसा देश हो, मलेशिया ज़रूर पाकिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन ये जो कंट्री हैं, इन सब में ने पाकिस्तान की अधीनता किसी ने स्वीकार नहीं की, और पाकिस्तान को अपना लीडर नहीं माना। लेकिन भारत को सबने अपना लीडर मानकर रखा है। तो मालदीव जब इस प्रकार के स्वभाव का हो, और मालदीव के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जब इस जंग में सामने हो, तो आप अगर उनका 6 मई 2021, जो मैंने कहा है 21 अप्रैल को ये घोषणा हुई कि भाई ये लोग विजन डॉक्यूमेंट रखेंगे, तो प्रेसिडेंट के जो भी कैंडिडेट होते हैं वो अपना एक विजन स्टेटमेंट देते हैं। अगर उनका विजन स्टेटमेंट आप सुनेंगे अब्दुल्ला शाहिद का, तो आपको लगेगा कि ऐसा ही स्टेटमेंट केवल कोई भारतवासी दे रहा है, जिन्होंने रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम की बात करी, जिन्होंने, आप देख लीजिए, इस्लामिक कंट्रियों में, संसार भर में रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम की बात नहीं करते, वो सब बात करते हैं लेकिन रेडिकलाइजेशन की बात नहीं करते। लेकिन अब्दुल्ला शाहिद ने साफ तौर पे कहा, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और ये जो सब कुछ चल रहा है, इसका मुकाबला करने के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, और इन सब के विरुद्ध मेरा अपना एक विज़न है। उस विज़न को उन्होंने प्रेस किया। उन्होंने साथ में बताया कि मैं इंडियन ओशन में कैसे मालदीव एक बड़े रोल में है, और कैसे वो भारत का सहयोगी देश बना हुआ है। और जैसे ही भारत के सहयोगी देश की बात कही, तो ऐसा लगा जनरल असेंबली में कि जैसे उसमें जान फूंक दी गई हो। परिणाम तो आने ही थे, और भारत उसकी बैटिंग कर ही रहा था, उनको कैंडिडेट भारत बना कर रखा था। इसलिए, और उसका एक और कारण है, क्योंकि इस समय सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक रोल में है, और भारत अभी अस्थायी सदस्य भले हो लेकिन सदस्य है, और सिक्योरिटी काउंसिल अगर विरोध कर जाएगा तो भी जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट नहीं चुना जा सकता। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल को उधर संभाला और इनकी बैटिंग करनी शुरू की। विश्व भर में मोदी जी के आने के बाद मोदी जी के फॉलोवर्स की, यानी कि कंट्रियों ने जिन्होंने मोदी जी को फॉलो करना शुरू किया, और खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन कंट्रियों ने तो भारत को एक मुश्त, इन सभी देशों ने मोदी को एक मुश्त अपना लीडर टाइप चुन लिया है, और मोदी सरकार जैसा बोलती है, मोदी जी जैसा प्रस्ताव लेकर आते हैं, उन प्रस्तावों के पीछे ही लोग खड़े दिखाई देते हैं। ये चाहे इंटरनेशनल योगा दिवस की बात हो, और या फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, इन सभी मामलों में मोदी जी ने जो कहा, विश्व के 193 में से लगभग 185, 86, 87, कभी 90 देश सपोर्ट में खड़े होते हैं। एक पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, दूसरे चाइना को छोड़ दीजिए, और पाकिस्तान के एक आध ये टर्की जैसे दोस्तों को छोड़ दीजिए, बाकी मोदी सरकार का किसी ने कोई विरोध नहीं करता। मोदी जी जो लाते हैं वो लेकर आते हैं। तो मोदी जी ने जब इस कैंडिडेट को, अब्दुल्ला शाहिद को प्रेजेंट किया और पीछे से बैटिंग करनी शुरू की, तो इनका तो आभा मंडल बनना ही था और नतीजा निकलना ही था। आज वोटिंग है, ऐसा अनुमान है कि 140 से 150 वोट मिल सकते हैं, नहीं तो फुल फ्लैश मेजॉरिटी तो इनको मिलने ही वाली है। अब मैं बताता हूं कि कैसे चुनाव होता है। मैं यूनाइटेड नेशन के यूएन चार्टर हमारे पास रहता है, यूएन चार्टर के चैप्टर नंबर 4 में जनरल असेंबली की चर्चा की गई है। जनरल असेंबली में जो कॉम्पोजिशन होता है, वो कॉम्पोजिशन में सभी मेंबर्स जो यूएनओ के मेंबर हैं वो पहले जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं।
और जनरल असेंबली के मेंबर होने के बाद हर एक कंट्री को मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार होता है। उसमें एक मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और बाकी डिप्टी उसके होते हैं। कभी कोई कंट्री अपने 2 भेजता है, कोई कंट्री बियर कर सकता है तो वो 1 ही भेजता है, कोई कंट्री अपने 5 कैंडिडेट भेजता है। भारत ने 3 लोग भेजे हुए हैं, 1 परमानेंट मेंबर और 2 डिप्टी परमानेंट मेंबर उसमें भेजे हुए हैं। इन 5 का मिलाकर सिर्फ 1 वोट होता है, कोई भी जो उनका परमानेंट मेंबर है वो वोट डालता है जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली का जो मेन फंक्शन है वो पीस मेंटेन करना है। केवल एक विषय, अगर कोई विषय अंतर्राष्ट्रीय विषय सिक्योरिटी काउंसिल में पेंडिंग है तो उस विषय को छोड़कर जनरल असेंबली सभी बातों पर चर्चा करती है। यहां तक कि कभी कभी जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के सामने खड़ी हो जाती है। एक प्रकरण में ऐसा ही आपको बताता हूं, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में आया था। वो तब आया था जब रशिया, जो कि परमानेंट मेंबर है जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का, उसने वोट डालने से मना कर दिया था पीस रेजोल्यूशन पर। तो एक विषय जब जनरल असेंबली ने उठाया तो जनरल असेंबली में वो रेजोल्यूशन पास हुआ, तो फिर रशिया ने कहा कि हमारे पूछे बगैर, चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल के बिना अप्रूवल के कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, इसलिए हम परमानेंट मेंबर हैं और हमारे पास वीटो है, मैं इस पर वीटो का इस्तेमाल करता हूं और ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि जनरल असेंबली जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल से ज़्यादा बड़ी ऑर्गन है, क्योंकि उसमें सभी देश रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पीस मेंटेन करना ये दायित्व तो है पूरी सभी ऑर्गनों का। सभी ऑर्गनों, यूएनओ का मतलब है यूएनओ में 6 ऑर्गन होती हैं, जिनमें जनरल असेंबली सारे मेंबर्स उसमें बैठते हैं, जो भी सदस्य है वो बैठेगा। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं और ऐसा राउंड टेबल चलता रहता है। तीसरी सेक्रेटरीट रहता है, जिसका हेड जनरल सेक्रेटरी होता है। चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, जब किसी देश में गृह युद्ध हो जाता है या कोई देश किसी देश को मुक्त करता है और वहाँ पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश नहीं होती, कोई पॉलिटिकल सक्सेसर नहीं होता है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल उस पर बैठती है और ट्रस्टीशिप काउंसिल उस पर बैठकर वहाँ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी तैयार करती है और उसके बाद उसको सत्ता ट्रांसफर करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मामले जो यूएन चार्टर में दिए हुए हैं या कोई 2 देश आपस में सेटल करवाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और छठी ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ। ऐसी 6 बड़ी ऑर्गनों से मिलकर यूएनओ बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो 3 मेन ऑर्गन हैं। पहली जनरल असेंबली, जहां जो रेजोल्यूशन सबके लिए पास करता है, सबके लिए कानून बनाता है। जनरल असेंबली का काम है फंड रेज करना। जनरल असेंबली का काम है कि वो कुछ आइडियाज़ दें, कुछ रिसर्च करवाएं। जनरल असेंबली का काम है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए सेपरेट वोट डालते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल भी डालती है और वो भी सेपरेट डालते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर नहीं डालते। जब दोनों के कैंडिडेट चुन जाते हैं वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनकर जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के दलवीर भंडारी जी अंतर्राष्ट्रीय जज हैं। उससे पहले पाठक जी रह चुके हैं और नागेंद्र सिंह रह चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो चुनाव होता है उसके अतिरिक्त जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनने का काम भी जनरल असेंबली करती है। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो सदस्य 56 मेंबर्स चुने जाते हैं, उन सभी को चुनने का काम जनरल असेंबली सेपरेटली करती है। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं होता। ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को चुनने का भी, जो चुनने जाने वाले मेंबर हैं, परमानेंट 5 मेंबर उसके मेंबर होते ही हैं, और जिस देश का मामला है जो उसको ट्रस्टीशिप में देने जा रहे हैं उसका मेंबर रहता ही है। उसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स जनरल असेंबली चुनकर भेजती है सेपरेटली। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं होता। इसी प्रकार इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भी सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं होता। ये जनरल असेंबली के मेन रोल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी मुद्दा जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में
पेंडिंग ना हो, उन सभी मुद्दों पर सिक्योरिटी काउंसिल जिस पर काम कर सकती है उतना ही काम जनरल असेंबली भी कर सकती है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अनुसार जनरल असेंबली ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। वो अलग बात है कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो बड़े फंड रेजर्स हैं, वो ज़्यादा फंड देते हैं जनरल असेंबली को या सेक्रेटरीट को। तो सेक्रेटरीट को चलाना एक बड़ा काम है। यूएनओ में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसको फंडिंग कहाँ से हो, इसके लिए अमेरिका का पीछा सभी देखते हैं, क्योंकि 25% फंडिंग अगर कोई करता है तो वो अकेला यूएस करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूएनओ में ज़्यादातर डिसीजंस अमेरिका के विरोध में नहीं होते, अमेरिका के इशारे पर होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फंड देने वाला यूके है जो लगभग 12.5% फंडिंग करता है। तीसरा सबसे बड़ा फंड करने वाला जापान है जो कि लगभग 7.5% देता है। तो आप 25, 12.5, 7.5, अब 45% तो ये 3 देश ही फंडिंग करते हैं जिससे यूएनओ चलता है। यही कारण है। और जापान तो आप जानते ही हैं कि उसकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी यूएस के हाथ में। तो यूएस, यूके और जापान ये तीनों मिलकर 48% फंडिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 193 में से 3 सदस्य अगर 45% फंडिंग करते हैं तो उनकी ही यूएनओ में चलती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बार यूएनओ में यूएस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम फंडिंग रोकते हैं। ये कोफी अन्नान साहब के समय की बात है जब कोफी अन्नान सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन करना चाहते थे और उनका कहना था कि 25 सदस्य होना चाहिए जिसमें 10 सदस्य परमानेंट मेंबर हों। और उन 10 परमानेंट सदस्यों में कोफी अन्नान साहब भारत को प्रमुख भूमिका में देखते थे। इस पर वाजपेयी सरकार ने उस समय काम भी किया था और वाजपेयी सरकार के समय पर कोफी अन्नान ने वर्ल्ड वाइड ये व्यू बनाया था कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो। लेकिन 2004 में भारत में जो सरकार बैठी वो लूट खसोड़ की सरकार बैठी, उसने अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की इस प्रकार ला दी कि फिर वो विषय दोबारा उठा ही नहीं। और अभी नरेंद्र मोदी सरकार बैठने के बाद हमारे सामने जो पहले परमानेंट मेंबर के अलावा जो पहले विषय थे वो था जम्मू कश्मीर को सॉल्व करना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लाना, चाइना के साथ सॉल्व करना, भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये सब करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बहाल करना। एक चाइना ऐसा हमारा विरोधी रह गया परमानेंट मेंबर्स में जो कि हमारा विरोध करता है, बाकी सब मेंबर्स हमारे परमानेंट सीट के लिए एग्रीड हैं। ये मोदी सरकार ने फिर से आकर वो आभा मंडल बनाया। ऐसी सिचुएशन में जनरल असेंबली का एक बड़ा रोल रहता है और जनरल असेंबली में अगर भारत बहुत प्रभावी हो जाए, जनरल असेंबली के चेयरमैन जो अब लगभग चुनने ही वाले हैं, वो अगर चुनकर जाते हैं जो भारत के पक्ष में खुला मोदी जी जो बयान देते हैं इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को लेकर, वैसे ही कुछ बयान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को लेकर मालदीव लगातार देता आया है और मालदीव सपोर्ट करता आया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कंट्रियों को बैन किया जाए। अब मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद ये भी विजन स्टेटमेंट में इन्होंने खुला भारतीय स्टेटमेंटों को रिपीट किया है। ऐसी सिचुएशन में अब अगर जनरल असेंबली का चेयरमैन हमारा होता है या प्रेसिडेंट हमारा होता है, भारत के पक्ष का होता है, तो ये संभव है कि पाकिस्तान जैसे देशों को अवसर ही ना मिले कि वो जम्मू कश्मीर जैसे विषयों को जनरल असेंबली में उठा सके। और मुझे नहीं लगता कि जनरल असेंबली में ये विषय उठाए भी जा सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से। क्यों? क्योंकि जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट ये तय करता है कि किस बात पर चर्चा होगी, किस बात पर नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ जो यूएन चार्टर में लिखा हुआ है, यूएन चार्टर के अतिरिक्त अगर कोई बात होनी है या कुछ वहाँ चर्चा होनी है तो फिर जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होती है। जब वो अनुमति दे देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के अध्यक्ष से या जो पार्लियामेंट जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का रहता है या लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर रहता है, वो उसकी अनुमति के बगैर कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जनरल असेंबली में भी बिना जनरल असेंबली के स्पीकर या उसके अध्यक्ष के कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और अगर लेकर आएगा तो पाकिस्तान अगर ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर भी आता है, जैसा कि पिछले टर्की के रिप्रेजेंटेशन वाले प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि आप जनरल असेंबली में ये स्टेट आप उठाते रहिए जम्मू कश्मीर का मामला, तो फिर वही अब हाल होने वाला है जो मालदीव में स्पीकर्स के सम्मेलन में, साउथ एशिया के स्पीकर्स के सम्मेलन में मालदीव ने पाकिस्तान को आईना दिखाया था। मुझे लगता है कि अगर आज जो चुनाव है उस चुनाव में मोदी सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहे या मोदी सरकार की तरफ से जो प्रस्तुत किए गए हैं, और इसमें एक और बात आई कि मिस्टर नायडू जो कि
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के डिप्टी परमानेंट मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए उन्होंने अपना सेक्रेटरी मतलब जो उनकी जनरल असेंबली का अपना सेक्रेटरी रहता है, उसका अपना सेक्रेटरी या सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी चुनने के लिए उनको आग्रह कर लिया है, क्योंकि भारत ही प्रेजेंट कर रहा था। और जो सेक्रेटरी रहता है जनरल असेंबली का, वो बहुत बड़े क्रूशियल रोल में रहता है। यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी अलग, वो 6 ऑर्गन का होता है, और जनरल असेंबली का जो सेक्रेटरी है वो भी अपने में एक महत्वपूर्ण पद रखता है। तो अब अगर मालदीव का प्रेसिडेंट और भारत का जनरल सेक्रेटरी या भारत का सेक्रेटरी जो जनरल असेंबली का है, वो दोनों रहते हैं, तो एक बड़ी विशिष्ट भूमिका में होंगे। ये मोदी सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगा कि आज ये सब कुछ चूँकि इंटरनेशनली हो चुका है, अब केवल चुनाव और मोहर बाकी है। मैंने जो सूचना आई या जो बात आई उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया, और मुझे लगता है ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।